नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज तिलक में। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी वैशाली। नमस्कार। और आज हम आप लोगों को तमाम अपडेट दे रहे हैं, लगातार काउंटिंग की कवरेज कर। और बड़ी खबर इस वक्त इसी के साथ बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। यूपी उपचुनावों में भाजपा एनडीए की जीत, ये जनता की अटूट आस्था का प्रमाण। सीएम योगी ने ये ट्वीट करते हुए लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, यूपी उपचुनावों में भाजपा एनडीए की जीत। उन्होंने कहा ये जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, यूपी उपचुनावों में भाजपा एनडीए को जीत। उन्होंने लिखा ये जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा यूपी उपचुनावों में भाजपा एनडीए की जीत हो चुकी है। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही लिखा ये जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जैसे कि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, 9 सीटों में से 7 सीट जो है बीजेपी के खाते में, 2 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते, माफ कीजिएगा, सपा के खाते में गई है जी। कुल मिलाकर के अगर तो ये देखा जाए तो यह बीजेपी की ही जीत कही जाएगी, क्योंकि 4 सीटें थी सपा की और बीजेपी की, एक आरएलडी की थी। तो कुल मिलाकर के अब जो है ये सीटें जो भी गई हैं, 2 सीटों की बढ़त हुई है और 2 सीटों का नुकसान हुआ है सपा। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर करहल से, जहां तेजप्रताप यादव जीत चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को हरा दिया है। 14,704 मतों से हारे हैं अनुजेश यादव। भाजपा के हैं अनुजेश यादव, जो इन्होंने हार का उनको सामना करना पड़ा। करहल से तेजप्रताप यादव जीत चुके हैं। आपको बता दें, भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को उन्होंने हरा दिया है। 14,704 मतों से अनुजेश यादव, उनको हार का सामना करना पड़ा है। करहल से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां तेजप्रताप यादव ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को उन्होंने हरा दिया है। 14,704 मतों से अनुजेश यादव को हार का सामना यहां पर करना पड़ गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां तेजप्रताप यादव ने जीत हासिल कर ली है। भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया है। 14,704 मतों से अनुजेश यादव को उन्होंने हरा दिया है। तो करहल से चलिए एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी फूलपुर से, जहां विधानसभा से बीजेपी के दीपक पटेल की जीत हो गई है। आपको बताते हैं, दीपक ने सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को हरा दिया है। 12,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज करा दी है। सीएम योगी ने यूपी मतदाताओं का आभार जताया है। विधानसभा चुनाव परिणाम, बीजेपी को यहां पर मिली प्रचंड जीत। करहल से सपा के तेजप्रताप यादव चुनाव जीत गए हैं। तेजप्रताप ने बीजेपी के अनुजेश प्रताप को हरा दिया है। मैनपुरी की करहल विधानसभा 31 राउंड में सपा प्रत्याशी आगे। सपा प्रत्याशी तेजप्रताप यादव 10,000, आपको बता दें 1,02,541 आगे हैं। आपको बता दें, भाजपा ने अनुजेश यादव के 86,670 मत जो है प्राप्त किए थे। एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मैनपुरी से सपा कृष्णी विधायक ब्रजेश कटेरिया का बयान सामने आया है। मैनपुरी के करहल विधानसभा चुनाव पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने कहा बीजेपी नहीं, जिला प्रशासन लड़ रहा था चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी सपा कृष्णी विधायक ब्रजेश कटोरिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैनपुरी कटारिया ने कहा बीजेपी नहीं, जिला प्रशासन ये चुनाव लड़ रहा था। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां सपा कृष्णी विधायक ब्रजेश कटेरिया का ये एक बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी के करहल विधानसभा चुनाव पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने कहा बीजेपी नहीं, जिला प्रशासन ये चुनाव लड़ रहा था। चलिए आपको सुनवाते क्या कहते हैं ब्रजेश कटेरिया। हमारी करहल विधानसभा मेरी पारंपरिक सीट है और यहाँ माननीय नेताजी के लोग हैं। नेताजी का कण कण में उनका आशीर्वाद और स्नेह है और इसके लिए मैं करहल की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो जीत हार का मार्जिन इस बार बहुत कम जो रहा है, उसका क्या कारण रहा है?
लड़ाई मेरी भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, लड़ाई मेरी यहाँ के प्रशासन से थी, जो सरकार से थी। जिस तरह यहाँ का प्रशासन आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली बन के और इनके तलवे चाटता रहा, आंख बंद किए रहा, कान बहरे हो गए इनके, और दूसरे विधानसभा के नेता 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ी लेके 15-15, 20-20 बाउंसर लेकर के और तो और सरकारी पुलिसकर्मी लेकर के जो डकैती डालते रहे और यहाँ के अधिकारी अंधे बने रहे, तो कम से कम इन अधिकारियों के मुंह पे कालिक पोतने का काम करेल की जनता ने किया है। उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो अब राज तिलक में अभी आपने देखा कि यूपी में प्रचंड जीत की बात हो रही है कि यूपी में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जो हमारे साथ मेहमान प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपचंद्र राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, यश भारतीय जी, प्रवक्ता सपा, के विश्वदेव राव जी, राजनीतिक विश्लेषक, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में तो एक तरह से अप्रत्याशित विजय बीजेपी को मिल रही है और प्रदीप भटनागर जी, आपको ये जीत मुबारक हो बहुत बहुत। लेकिन ये जीत पूरे भारत की जनता की है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है, इस प्रदेश की प्रजा की है, जिन्होंने आशीर्वाद देके पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस छठे प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार ने बैठाया। और सरकार का भी एक काम है उनके प्रति खरा उतरना, उनके प्रति सजगता से ईमानदारी से काम करना। वो हम महाराष्ट्र की जनता के साथ समझे से करना मिला तो इसके विकास के लिए काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत मिली है उस तरह से आपको मुस्कुराना चाहिए। गंभीर तो दीपचंद्र राठौर जी होते हैं जो हमेशा गंभीर ही रहते हैं, लेकिन मैं तो उन प्रवक्ताओं को ढूंढ रहा हूँ, जो प्रवक्ता पीढ़ी करती सरकार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को आग में झोंकने का काम कर रहे थे और विभिन्न समुदाय को खुश करने के लिए उनकी 17 शर्तें मान रहे थे, जो कि एक दूसरे समुदाय पे जो है दबाव था। उस दबाव को दूर कर दिया गया है और बता दिया गया है किस प्रकार कांग्रेस ने एक विशेष समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचना चाहा वो नहीं हो पाया। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी वोट दिया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वहाँ का वो अभी नया रहने वाला हो, पूर्वांचल वासी हो, ये सबकी जीत है। और उन्होंने ये समझा कि प्रदेश के महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर भाजपा को पुनः फिर से एक सांस हो देना चाहिए। सबसे बड़े उनके माननीय मुख्यमंत्री सिद्धू जी हैं, जिन्होंने केवल 2.5 वर्ष का उन्हें जो समय मिला, तो 2.5 वर्ष में जितना अधिक से अधिक वो विकास का काम क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम कर सकते थे, उन्होंने करा। और ये चीज इसलिए है कि आज का वोटर बहुत सजग है। आज मल्टीमीडिया आपके इस जीत पर दीपचंद्र राठौर जी क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र की इस जीत पर, ये भी उनकी भी राय जान लें कि आखिर यह अप्रत्याशित है 228 सीट और महाअघाड़ी 52 पर। क्या है ये, कैसे देख रहे हैं आप दीपचंद जी? कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? आपके और आपके दर्शकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो महाराष्ट्र की आप बात करें उसका चुनाव परिणाम कांग्रेस आशा के विपरीत रहे। हम महाराष्ट्र में अच्छे चुनाव परिणाम की इच्छा थी, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद पाने में सफल रहे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर हमारी जो मैया सम्मान की जीत हुई है, इसलिए मैं झारखंड वासियों को और जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदीप भटनागर जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि संजय रावत ने शिवसेना के जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन करा है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1924 में वर्णित है कि एक चुनाव आयोग होगा जिसकी जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो एक भी कोई व्यक्तिगत सवाल उठा रहा है तो मैं समझता हूँ उसको संतुष्ट करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। देखिए, आप ये देखिए
नहीं तो ये देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब महागठबंधन की सरकार जो 200 से पार चली गई हो, तो आप बताइए इन पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात तो अब बीजेपी के क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 350 से ऊपर विधायक आए तो क्या उसको ऑब्जेक्शन उठाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कितने विधायक कांग्रेस के ये बात बता पाएंगे? और उससे पहले कितने विधायक थे वो बता पाएंगे? क्या ये जो संजय राउत जो कि सजा याफ्ता आदमी है, जो कि देश की चोरी में जनता के पैसे खाने में लिप्त है, जिसको एक जमानत में बाहर है, क्या प्रदीप भाई मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप ये बताइए। देखिए यूपी के अंदर लोगों के अंदर लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं निराशा है, आपको उसका जवाब देना चाहिए। आपके अंदर यूपी के अंदर देखा होगा माहौल के अंदर एक पुलिस तो एक मतलब एक के ऊपर बंदूक तान देता है या वोट देने नहीं जाऊंगे। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। में मुस्लिम बेटों को रोका जाता है, आप बताइए तो पिछड़े दलितों को वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? आप मनुस्मृति को लाना चाहते हो कि संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हो? मैंने आपसे पूछा दिल्ली में आपने दिखा दिया कि आप मनुस्मृति को मानते हो। आपके कितने विधायक उत्तर प्रदेश में पता है आपको? उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं आपके? उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार है, हमारा सम्मान हमारे को सपोर्ट करता है इस चीज को। उत्तर प्रदेश में दीपचंद जी हम क्लियर करना चाहेंगे, गठबंधन की सरकार है। आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर आपको उम्मीद थी कि 200 से पार सीटें मिलेगी आपको? देखिए ये आपको लगता नहीं कि रिपोलिंग दोबारा होनी चाहिए? फर्जी भटनागर वोट के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। आप संजय राउत की बात पे जा रहे हैं तो संजय राउत को बताना चाहिए ना, नकली शिवसेना लेके बैठे। चलिए शिवसेना को समर्थन मिला, चलिए प्राप्त हुआ, जनता ने दिया। यश भारतीय जी भी हैं, यश भारतीय जी भी हैं, नहीं यश भारतीय जी भी हैं महाराष्ट्र के, नहीं यश भारतीय जी भी हैं। दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, आपने बनाई है, दोनों मेहमानों से निवेदन। ठीक है, आपने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है, इस पे सवाल उठना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपकी राय है, कांग्रेस की राय है, शिवसेना यूबीटी की भी राय हो सकती है, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं यश भारतीय जी। आपकी क्या राय है महाराष्ट्र के इस अप्रत्याशित महायुति के विजय पर? देखिए अब जीत है, जीत पे अपना एक परिणाम अभी सारे आ जाए, उसके बाद फिर अवलोकन होगा क्या स्थिति बनी क्या स्थिति नहीं बनी। जनता जनार्दन है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है और महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिली है, वो चक्की पीसिंग भी महाराष्ट्र में देखने को मिली, जिसको भ्रष्टाचारी और अपराधीकरण की बात कहते थे भारतीय जनता पार्टी को लोग, और साथ में उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस परिवारवाद की बात करते थे उन्हीं के साथ में सहयोग लेकर के चुनाव लड़ा, और जो नारे पे भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही बटेंगे और कटेंगे, उसमें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में ही कंट्रोवर्शियल था, आपस में तनाव था, और जनता ने ये सब चीजें देखी है। ठीक है, चुनाव जीते हैं, परिणाम आया है, अभी उस पर महाराष्ट्र और अवलोकन होना बाकी है, कई सीटों पे परिणाम अभी आना भी बाकी है। पूरा परिणाम आ जाए सब चीजें दिख जाएंगी। लगभग तस्वीरें तो साफ हो गई हैं, तस्वीरें 229 बढ़ ही रहा है जो रुझान है, 229 महाविकास अघाड़ी 51 देवे जी ठीक है, तस्वीर साफ हो गई है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, उस पर बात करें। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो निर्वाचन आयोग को हमने जो एक दिन पहले पत्र लिखा और उसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पोषित मीडिया ने जिस तरीके से हमारा हाथ उड़ाया, हमारी आलोचना करी कि हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, एक दिन पहले हम डर गए, घबरा गए, लेकिन हमने नियमों की बात करी, और शाम होते होते तक निर्वाचन आयोग ने भी सारे पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया, और 12 घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग के उस पत्र की धज्जियां उड़ा दी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाली पुलिस ने, कि हम तो पहचान पत्र भी देखेंगे, लोगों को वोट डालते समय रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, आप हमारा दायरा कुछ भी बना लीजिए, लेकिन हम अपने तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से हम सत्ताधारी दल के संरक्षण में लगातार काम करते रहे हैं। और वो हम सब ने देखा है, फुटेज भी हम सब लोगों ने देखा है, प्रशासन ने ये देखिए प्रशासन ने कार्रवाई, देवेंद्र जी
देवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों के नाम बताए, चुनाव निर्वाचन आयोग ने कुछ पे कार्रवाई करी है, लेकिन आप ये देखिए सामने आप मीडिया के साथी फुटेज दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे किस तरीके से पहचान पत्र पुलिस मांग रही है, लोगों को रोक रही है, बैरिकेड लगा रही है, मतदान करने में प्रभावित कर रही है। यानी बिना रोक टोक के भय मुक्त जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए वो हुआ नहीं, और ये धज्जियां उड़ी। समाजवादी पार्टी ने तो इस बात की मांग करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश रही? क्या चोर चोर मौसेरे भाई थे? क्या इस चोरी में शामिल थे चोर जो चौकीदार बन जाते हैं समय समय पे? तो ये दिख रही है सारी चीजें कि ये चोरी कौन करवा रहा है, उसको लाभ क्या चाहिए, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से हो रही है, लोगों के मत अधिकार का उपयोग करने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र को, यही हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को खतरा किन लोगों से है, जो खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार हो जाएंगे, तो इसीलिए जनता ने इनको 400 हाफ कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। चलिए के वी देवराव साहब के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, अगर उपचुनाव पे अगर बात करेंगे, दो राज्य थे। अगर आप महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, तो झारखंड में जिस तरीके की लताड़ लगी, इन्होंने हर तरीके की चीजें करने की कोशिश करी, तो झारखंड में इनको जनता ने बता दिया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से डेरा डाले हुए थे, क्या हुआ वहां पे? ये सब दिखा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी की सीट पे लगातार पीछे चल रहे थे। जहां शिवराज सिंह चौहान जी वोट डालते हैं, उस बूथ और उस बूथ के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। तो ये देख रहा है कि जनता स्वीकार नहीं कर रही है इनको। तो ये अपने कार्यकर्ताओं से, जो अघोषित कार्यकर्ता है, जो जनता की तनख्वाह उठाते हैं और काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, उन कार्यकर्ताओं के दम पे जीत रहे हैं। लेकिन दीपचंद राठौर जी ने एक बात जो कही है कि 200 से पार हो जाना और इस तरह की जीत हासिल हो जाना, एक तरह से प्रश्न उठता है। तो झारखंड की जहां तक आप बात कर रहे हैं, यहां तो जो इंडिया गठबंधन है INDIA, ये आगे है। तो इस पे क्या कहना है आपको? नहीं, मैंने वही तो बात कही ना आपसे, कि झारखंड में इन्होंने हर तरीके का प्रपंच किया। नहीं तो वहां क्यों नहीं रोक पाए आप लोग? झारखंड में रोक लिए, झारखंड में रोक लिए, वही मेरा भी कहना है। झारखंड में तो रोक लिए, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं रोक पाए? मैं उसी का सवाल का मैं शुरुआत में आपको जवाब दे चुका कि महाराष्ट्र में अभी पूरे परिणाम आ जाए, उस पर फिर चर्चा करके फिर बात करेंगे उस पर, फिर उस पर बात करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश बता दिया आपको, मैंने मध्य प्रदेश बता दिया आपको, ठीक है, झारखंड बता दिया, महाराष्ट्र में भी अभी अवलोकन करेंगे, थोड़ा रुक जाएं। हाँ बिल्कुल। के वी देवराव साहब, क्या लगता है कि ये जो महाराष्ट्र के रुझान आ रहे हैं, 228 कभी 229, आगे पीछे यही चल रहा है, इस पर दीपचंद राठौर जी सवाल उठा रहे हैं कि इस पर सवाल उठना चाहिए कि 200 से आगे कैसे? क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक इलेक्शन पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले विधानसभा चुनाव हुए, बीच में उपचुनाव भी हुए। क्या सीखा पार्टियों ने, पहले ये समझे। बीजेपी ने जो सीखा लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, उसने उन सब चीजों को दुरुस्त करने का काम किया। आप लोगों ने विपक्ष के तौर पे, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा लोकसभा में, तो क्यों महाराष्ट्र में चुनाव में आते आते आप लोग क्यों नहीं समन्वय बना सके? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में क्यों नहीं समन्वय बना सके? झारखंड में आपने समन्वय बनाया, लेकिन वहां भी अंत समय तक समन्वय नहीं बना पाए। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी विपक्ष को कि उन्होंने मुद्दे प्रभावी क्यों नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुद्दे बनाए कि संविधान बदल देंगे, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे। ये मुद्दे बनाए, ये मुद्दे उनके कारगर हुए, उनको वोट मिला, वो जीत के आए। उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की बात करिए देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें दी, कांग्रेस ने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ेंगे, आप सारी लड़िए। राहुल गांधी साहब इंडिया गठबंधन का चेहरा है, वो एक बार नहीं आए कैंपेनिंग में? क्यों नहीं आए? क्या जरूरी नहीं समझा उन्होंने उपचुनाव को?
ये कुछ बातें दर्शाता है, ये समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे 12 सीटें चाहिए, उनको एक भी नहीं दी गई, उनसे उस विषय में चर्चा तक नहीं करी गई। तो ये चीजें सब जनता के सामने आती है, जनता भी समझती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसके अलावा जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं देवेंद्र जी, तो आप महाराष्ट्र चुनाव में एक आरोप लग रहा है कि इतनी सीटें क्यों आ गई। आप वहां की जनता की मनोस्थिति समझिए। उसके सामने दो ऐसी पार्टियां जो वहां पर बड़ी रीजनल पार्टियां थी, एनसीपी और ये शिवसेना, दोनों में विघटन हो गया। दोनों के अलग अलग नेता हो गए, दो नेता हो गए। एक तरफ शरद पवार हो गए, एक तरफ अजीत पवार हो गए, एक तरफ उद्धव ठाकरे साहब हो गए, एक तरफ एकनाथ शिंदे हो गए। अंत में हुआ क्या? अंत में जनता के सामने जो चीजें स्थिति सामने आई, बाला साहब ठाकरे ने जब पार्टी फॉर्म करी थी, उन्होंने साफ साफ बोला था वो कांग्रेस के पूर्णता खिलाफ थे, शरद पवार साहब के पूर्णता खिलाफ थे, उन्होंने कभी उनका साथ नहीं लिया। आप उनके बेटे ने उनका साथ लिया, इन दोनों पार्टियों का साथ लिया, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज डाउन द लाइन गया, वो जो गलत गया। जो आदमी जीवन भर, आप खुद ग्राउंड रियलिटी समझिए। मैं वहां जब राउंड कवरेज करने गया, कवरेज करके आया, जो आदमी एक कांग्रेस के दूसरे नेता से जीवन भर संघर्ष करता रहा है, उसके खिलाफ लड़ता रहा है, आज उसको उससे कंधा से कंधा मिला के सामने बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है। जो बीजेपी वाला उसके साथ खड़ा रहता था, कैसे वोट मिलेगा? एक बार इमोशनल कार्ड में मिल जाएगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। दूसरी बार नहीं मिलेगा। चीजें ग्राउंड पे समझनी पड़ेगी आप विपक्ष के दलों को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच। जी, वो कर क्या रहे हैं और मैसेज क्या जा रहा है। दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आएंगे हम आपके पास। दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपचंद जी। चुनाव में जब भी कोई पार्टी रणभूमि में लड़ने के लिए उतरती है, तो कोई ये नहीं सोचता कि हम टक्कर में नहीं है, हम हार जाएंगे। हम यूपी, हमारा झारखंड में चुनाव जीतने के लिए लड़े। इन राज्यों में परिवर्तन का जो हमने संकल्प लिया था, उसमें हम खड़े नहीं होते। लेकिन मेरा अभी भी आपके चैनल के माध्यम से 2-3 सवाल है प्रति भटनागर जी, जरा आप जवाब दीजिएगा कि 1995 के बाद सबसे बुरे रुझान जो आप बता रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा गठबंधन का रुझान कभी नहीं आया, पहली बात। दूसरी, शरद पवार के रहते हुए अजीत पवार को इतनी सीटें कैसे मिल गई महाराष्ट्र के अंदर, इसका भी आप जवाब दीजिए। और रही बात आप यूपी के अंदर जो आप कह रहे हो, आपने तो मनुस्मृति की झलक दिखा दी आपने प्रति भटनागर जी, उस पर आप नहीं बोलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में लोकतंत्र को लेकर निराशा आ रही है। यूपी में तो ये दिखा दिया कि मनुस्मृति की झलक क्या होती है। संविधान की जगह मनुस्मृति आएगी तो इसके मायने क्या होंगे? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनका मताधिकार नहीं होगा। जब घर के सामने बैरिकेड लगा दिए जा रहे हैं, 314 इलेक्शन कमीशन में शिकायत होती है। बताइए आप, एक उपचुनाव के अंदर मीरापुर विवाद में देखिए, वोटर पे एसएचओ ने रिवॉल्वर तान दी, सीमापुर वोटर में पहचान पूछी गई आपसे, और कुदरती में मुस्लिम वोटरों को रोका गया। बताइए, तीनों जगह पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को वोट नहीं डालने दिया गया। तो ये तो मनुस्मृति की झलक आपने साफ साफ दिखा दी है। आप संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आप लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अगर यही रुझान आ रहे हैं तो आप इलेक्शन कराना बंद कर दीजिए और अमेरिका की तरह इलेक्शन कराइए, सीधा ही सीधा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप अगर जो आपत्ति है जिन दलों को, वो इलेक्शन में भाग ही ना लें, कि नहीं हम इस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों? देवेंद्र भंडारी जी, आदित्य देवेंद्र जी, कुशवाहा जी, या तो आप रीओ पोलिंग करवा दीजिए महाराष्ट्र की। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। प्रति भटनागर जी बोलिए, रीओ पोलिंग करवाएंगे आप? लीजिए, रीपोलिंग की बात हो रही है। प्रदीप भटनागर जी, क्या मेरी बातों के सवालों के जवाब देंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कुछ सवाल करे मगर जवाब नहीं मिले उनके। मैंने पूछा कितने आपके विधायक उत्तर प्रदेश में, बताया नहीं। मैं तो हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ, एग्री हूँ, मगर आपका भी राइट बनता है कि आपको भी जवाब देने चाहिए, मगर आप लोग जवाब देते नहीं हो। आप मेरे केवल एक सवाल का जवाब, सारे सवाल का जवाब। कितने विधायक हैं आपके अंदर? उम्मीद थी कि हमारा गठबंधन तो है,
आप ये बताइए, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं हरियाणा हरियाणा मैं के विधायक पूछ रहा हूँ, लोकसभा नहीं पूछ रहा हूँ। बताइए, छत्तीसगढ़ के अंदर उम्मीद थी कि आपको किसी प्रवक्ता ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, थोड़ा मुझे बता दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लंबा मत खींचो भैया, लंबा मत खींचिए। मेरा निवेदन है, समय मत खराब कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। आज खतरे में है, हम इसलिए खुलेआम से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र, जब तो ये भारतीय जनता पार्टी जब तक खतरे में, ये अटल वाली बीजेपी नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं, आप पे जवाब नहीं है ना, आप पे जवाब देना नहीं चाहते ना, आप सवाल करना सीखे हैं, आप पे जवाब देना नहीं सीखे। जब से मोदी जी आए हैं, मैंने आपसे बहुत छोटा सवाल करा, आपके उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, बता दीजिए। बात ये नहीं है, देखिए आदरणीय कुशवाहा जी, समस्या यही है कि देखिए महाराष्ट्र के अंदर, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब सुन लीजिए। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये लोग चुनाव हारते हैं तो ये बड़े परेशान और उतावले हैं, हर बात का जवाब चाहिए इनको, दोबारा रीवोटिंग चाहिए। मगर ये हिमाचल में जीत के बैठे, क्या उसमें रीवोटिंग नहीं होनी चाहिए? दोबारा सरकार गिरा देनी चाहिए, उसमें भी होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में भी होनी चाहिए, झारखंड में भी तो साधारण बहुमत से पार हो गए, भी होनी चाहिए। नहीं झारखंड में भी तो इनका गठबंधन साधारण बहुमत से पार हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो क्या वहाँ भी रिपोलिंग होनी चाहिए? दीपचंद जी, आदरणीय कुशवाहा जी, जिस सरकार में रह के 3.5 लाख बच्चों को नौकरी नहीं दी झारखंड में, यहाँ बैठे दूसरे नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, सबसे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं। ऐसा मैं बीच में नहीं बोलता, सुन रहा हूँ आपको, मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ, प्लीज, तो कहीं ना कहीं शंका की आपको मुझे नहीं सुनना तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। ऐसे नहीं होता ना, आप बीच में बोले जा रहे हो, आप सुन लीजिए, आप टॉपिक नोट कर लीजिए, आप करने तो। समस्या सबसे बड़ी ये रही कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने 8,500 रुपए खटाखट चलाया, वो चला नहीं, तो जनता को पता लगे झूठे हैं, फरेबी है, 520 है, 420 भी नहीं है। नहीं भाई, अपनी प्रजा से जनता से झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये गलत दवाई देने वाले लोग हैं। ये 520 क्या है, जरा हमें समझाइए ना। ये 420 समझ में आता है, ये 520 क्या है? ऐसा है, कांग्रेस का जब इंडिया गठबंधन बन गया ना, और भी सम्मिलित हो गए ना, 420 तो पहले से ही है। अच्छा, अब जो इन्होंने भ्रष्टाचारी मिला लिए सारे, 520 हो गई है जी। अब जवाब दीजिए, झारखंड में जीत रहे हैं, दीपचंद जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद यश भारतीय जी के पास जाएंगे। उपयोग करा है यश भारतीय जी, आप लोग भी आ गए हैं, जीतने जा रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी ये कह रहे हैं, नहीं प्रदीप भटनागर जी ये कह रहे हैं कि पहले से 420 कांग्रेस थी, अब कुछ लोग और आ गए हैं इसमें, यानी कि आप लोगों का गठबंधन हो गया है, तो आप लोग 520 हो गए हैं। कुछ जवाब देंगे इसका? देखिए, आप तो प्रदीप भटनागर जी पहले बताइए, तो विनोद 520 जो आपने ना विनोद तावड़े जी जो आपने, दीपचंद जी आएंगे आपके पास, यश भारतीय जी को भी बोल लेने दीजिए जी, कुछ कह रहे हैं जी। देवेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मेहमानों को मिलना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रायपुर से, दक्षिण रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी यहां पर जीत गई है। बीजेपी से सुनील सोनी 46,167 मतों से विजयी हो गए हैं। सुनील सोनी ने आकाश शर्मा को यहां पर हरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर दक्षिण से बता रहे, जब उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बता दें, बीजेपी से सुनील सोनी 46,167 मतों से विजयी हो गए हैं। सुनील सोनी ने आकाश शर्मा को यहां पर हरा दिया है। तो सुनील सोनी ने आकाश शर्मा को हराया है। रायपुर दक्षिण का रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गए, यहां पर बीजेपी विजयी हो गई है। अपने मेहमानों के पास चलें। रायपुर दक्षिण, जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी। उस समय आकाश शर्मा जी ने ये बात कही थी कि यह सक्रिय और निष्क्रिय लोगों का चुनाव है। अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, तभी आकाश शर्मा जी ने कहा था। लेकिन अब बीजेपी जीत गई है, तो अब कांग्रेस से सवाल बनता है पूछना कि क्या मान लिया जाए कि वहां पर कांग्रेस निष्क्रिय थी? जी बिल्कुल। अब लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल करें अपने मेहमानों से, हमारे संवाददाता जिज्ञासा चंद्र हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी
क्या माहौल है अभी जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद माहौल क्या है? देखिए 14 टेबल में 19 राउंड के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी ने जो है 46,167 वोटों से जो अपनी भारी मतों से जीत दर्ज कर ली। आकाश शर्मा को एक बड़े वोटों से हराया। आकाश शर्मा के पक्ष में जितने वोट नहीं आए उससे कई ज्यादा वोटों से आकाश शर्मा को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये सुनील सोनी के लिए एक बड़ी जीत जो है साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुनील सोनी शुरू से ही कहते नजर आ रहे थे कि यह सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव है, लेकिन अब 19 राउंड के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि सक्रिय कौन है और निष्क्रिय कौन है। कुछ देर तक जो है सुनील सोनी जो है मतगणना केंद्र पहुंचेंगे और कलेक्टर के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र, अपने जीत का प्रमाण पत्र जो है हासिल करते हुए नजर आएंगे। अब दक्षिण रायपुर उपचुनाव के परिणाम सबके सामने सुनील सोनी ने अपने जो है सुनील सोनी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर लिया और अब दक्षिण रायपुर में 40 साल के बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल के बाद अब जो है दक्षिण रायपुर की जनता को एक नया विधायक देखने को मिलेगा। 40 साल के बाद एक नया चेहरा विधायक के रूप में बनता हुआ नजर आएगा, जो सुनील सोनी के रूप में होगा, जहां सुनील सोनी ने 45,000 से भी ज्यादा मतों से हरा कर एक बड़ी जीत दर्ज की है। अब दक्षिण रायपुर की जनता को एक नया विधायक और नया चेहरा मिलता हुआ जो नजर आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जिज्ञासा चंद्र। बड़ी जीत है, अब जश्न और मिठाइयां बांटी जा रही होंगी, अब उधर भी ध्यान दे लीजिएगा कि क्या क्या कहां कहां जश्न है, और कांग्रेस के खेमे में मायूसी तो होगी ही, तो उसकी भी जानकारी आप रखिएगा। अब रुख करते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ, और अपने मेहमानों से हमने ये सवाल किया था खासकर कांग्रेस से कि आकाश शर्मा जी ने अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी जी, देश की जनता बटी नहीं, एकजुट हुई और पूरे देश से जो परिणाम आ रहे हैं वो एकजुटता का परिणाम आ रहा है। झारखंड में आपके अनुरूप नहीं, झारखंड में आपके अनुरूप नहीं है, ये भी बात सही है। बिल्कुल, मगर अच्छा माइंडेड है वहाँ भी। देवेंद्र जी अगर विपक्ष में बैठेंगे तो बहुत मजबूती से बैठेंगे जी, उसके लिए भी तैयार हैं हम। ठीक है जी। यश भारती जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम दीपचंद जी से सवाल लेंगे जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ अभी बैठे हैं बड़ा अहंकारी रूप में पीडीए के ढूंढ रहे थे। ये पीडीए को तो ढूंढेंगे ही, क्योंकि उन्होंने मुख्य धारा से उसको इतना पिछड़ा कर दिया है और मुख्य धारा में आने भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये पीडीए को तो ढूंढेंगे ही ना। इनको नफरत ही तो पीडीए से थी, तभी तो ये बटेंगे और कटेंगे की बातें करने लगते हैं। हम जोड़ेंगे और जोड़ने की बात करते हैं, आगे आने की बात करते हैं। इनकी नफरत उस नारे के साथ साथ उन लोगों से भी है जो पीडीए में आते हैं, और ये नफरत दिखती है इनके चेहरे में, इनके चरित्र में, इनकी कार्यशैली में, हर जगह दिखती है। तो वो यहाँ भी दिख रही है। जिस तरीके से बेईमानी से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में थोड़ी जीत क्या हासिल कर ली, अपना अहंकारी रूप दिखा रहे हैं। ये अहंकार रावण का भी था, और हर साल दशहरा में उसको इसीलिए जलाया जाता है कि जो भी अहंकारी है वो देख ले रावण को कि कितने ज्ञानी हो जाओ, कितने संपन्न हो जाओ, कितने सक्षम हो जाओ, लेकिन अहंकार हर साल दशहरा पे जलाया जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। आप देखिएगा जिस तरीके से तीन बार इन्होंने अपने दल का नाम बदला है काली टोपी पहनने वालों ने, और ये चौथी बार फिर अपने दल का नाम बदलेंगे। जी बिल्कुल। अब चूंकि पीसीआर से बार बार ये इशारा हो रहा है, बहुत से सवाल थे जो लेना था लेकिन समय नहीं है जी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने लाठी लेके समाजवादी पार्टी को खदेड़ा है वो साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है। करल की सीट भी देख लीजिए कि केवल मात्र सिर्फ अरे सर खदेड़ेंगे अभी आपको, वो सारे पुलिस वाले खदेड़ेंगे। जैसे आपके प्रवक्ता ने आपकी गाड़ी से झंडा हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी का और कहा था झंडा नहीं लगाऊंगा, वैसे खदेड़ेंगे वही पुलिस वाले, वही रवैया आपके साथ अपनाएंगे। आप चिंता मत करिए, तब आप झंडा नहीं लगाएंगे, भागेंगे। ये एकजुट हुआ और वोट दिया है। पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी सबने एकजुट होके एकता दिखाते हुए वोट दिया है प्रदेश की जनता ने। आप लोगों के बहकावे में नहीं आए, 8,500 रुपए खटाखटक में लालच में नहीं आए। ये आज साबित करता है ये चीजें। तो समाजवादी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में वो तो देखा 320 की आप बातें करते हो, और लाडली बहना योजना आपने महाराष्ट्र में दी, मध्य प्रदेश में सफलता के बाद। अगर मध्य प्रदेश में जैसा आपके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि लाडली बहना से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो क्यों मध्य प्रदेश आप
और प्रदेश के अंदर हम 7 सीट जीते तो आप ही तो बधाई दे दो कि भाई जनता ने हमें खदेड़ दिया बुरी तरीके से, हमारे झूठे वादे नहीं चले, हमारा मुस्लिमीकरण नहीं चला, फ्री बीज बांट रहे हैं, अब कहते हैं कि हम जीत गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जब जीत पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है तो मन खट्टा होता है, और जब मन खट्टा होता है वैशाली तो बहुत सी बातें निकल करके सामने आती हैं, वही बातें निकल करके सामने आ रही हैं, वही निराशा सामने आ रही है। अगर बीजेपी जीत रही है महाराष्ट्र में तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अब ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर और रुक जाइए, हो सकता है कि उस पर भी बात आ जाए। लेकिन अब वक्त इस समय जो हो रहा है वो प्रचंड जीत पर, बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। आइए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं जानते हैं। शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे हैं। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज की स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग में भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश। और हमारे और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। जिसे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरकाटक भी जीता, अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव भी वो सत्ता कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि बनी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, या ना केवल हमारी सीट बरकरार रख रहे बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती थी, कांग्रेस के ही विधायक रामनिवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी थी, आज लगभग 7,000 ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार बड़ा बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही, दिन दूनी रात चौगुनी जिस ढंग की परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी फूट भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी भय है और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट
उन्होंने कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की, और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है, और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वो मीठा कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्ष का, अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का। निश्चित रूप से ये खुशी का पल है, ऐतिहासिक पल है। बहुत बहुत बधाइयां आप सब कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में। हम माननीय मोदी, चलिए आपको ले चलते हैं यूपी में, जहां पर आपको बता दें राज्य मंत्री वीर प्रजापति क्या कुछ कह रहे हैं, उपचुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव चल रहे हैं। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, 9 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, 6 पे भारतीय जनता पार्टी आगे, 3 पे समाजवादी पार्टी आगे, क्या कहेंगे? हम 8-1 पे भी रहे हैं सुबह के रुझानों में। अब रुझान में 6-3 का दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शाम तक चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। और जिस योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है, संगठन और सरकार मिलकर के धरातल पर जाकर के हमने नीचे स्तर पर काम किया है, उसका परिणाम हमें दिख रहा है। जी, सीसामऊ और करहल जैसी सीट पे आपने काफी प्रयास किया, वहां पे पीछे चल रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि आके समय में कुछ बढ़त मिल सकती है? सुबह हम लोग सीसामऊ पे भी आगे चल रहे थे हम, तो निश्चित रूप से अभी समय है और समय आने पे हम लोग उसमें भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों जगहों पे झारखंड पे जेजेएम आगे बढ़त बनाए हुए, महाराष्ट्र में आपने काफी अच्छी बढ़त बनाई रहेगी। क्या आपका जो नारा कटेंगे बटेंगे या समाजवादी पार्टी का नारा, इंडिया गठबंधन का नारा, जुड़ेंगे जीतेंगे, क्या काम कर रहा है? देखिए, जो परिवार में विघटन होता है वो परिवार हमेशा उन्नति नहीं कर पाता, और जो परिवार एकजुट रहता है वो परिवार उन्नति करता है। ऐसे ही प्रदेशवासी जब एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश उन्नति करेगा और प्रदेशवासी भी उन्नति करेंगे। तो ये तो सत्य बात है कि जहां एकजुटता होगी वहां तरक्की निश्चित है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, चुनाव से ही शुरू किया था उन्होंने आरोप लगाना कि पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है, शासन प्रयोग कर रहा है, और वर्तमान में भी वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार सत्ता पक्ष जो है बेईमानी कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो बयान दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, हम लोग धरातल पे काम कर रहे थे, और उसका परिणाम है वो धरातल पे काम नहीं कर रहे थे, बयान दे रहे थे, और हम लोग धरातल पे काम कर रहे थे। हमारा चाहे वो कोई शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारा छोटा कार्यकर्ता हो, सब लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग नीचे धरातल पे काम कर रहे थे। उसका परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने जिस परिश्रम की पराकाष्ठा की है उसका परिणाम है। क्या माना जाए सर, 2027 का सेमीफाइनल है? निश्चित रूप से जब चुनाव परिणाम पक्ष में होता है तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है, ऊर्जा का संचार होता है, निश्चित रूप से ऊर्जा तो बढ़ती है और एक संदेश भी जाता है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने बताया कि परिवार एकजुट रहता है, उसका फायदा जरूर मिलता है। कैमरामैन आशुतोष के साथ अनूप मिश्रा, न्यूज आवर, लखनऊ। ये धर्मवीर भारती जी आपको बताएं कि ये राज्य मंत्री हैं, और अनूप मिश्रा हमारे लखनऊ संवाददाता इनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये जो बातचीत थी ये परिणाम से पहले की थी, जो सीसामऊ का परिणाम आया है सपा के पक्ष में, उससे पहले का था ये बातचीत जो हमने अभी आपको सुनवाया। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम
फिर वापस आएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।